हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल अगेन नेम्ड एटी स्टडीज। आज हम अपना सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे ऑफ द चैप्टर नेम द लिविंग वर्ल्ड, क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी। और अब हम देखते हैं, अगर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर देख के आएँ, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ओके, अगर हम अपने अराउंड देखें तो हमको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, बर्ड हो, पेट हो या फिर एनिमल और प्लांट हो। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे आसपास होते ज़रूर हैं। अगर हम एरिया इंक्रीज करें अपने ऑब्जर्वेशन का, तो हमको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। अगर हम एक डेंस फॉरेस्ट को विजिट करेंगे, एक घने जंगल को विजिट करेंगे, तो हमको ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर मिलेंगे। हर प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म जो भी हम देखते हैं वो एक ना एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। हमने स्पीशीज के बारे में अपने लास्ट सेक्शन में बात की थी कि स्पीशीज उस हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट होती है, जो कि हमने लास्ट पार्ट में स्टडी करी थी, दैट इज किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसके अंदर सबसे लोएस्ट जो कैटेगरी होती है दैट इज स्पीशीज। ओके, सो इस पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है वो हम देखते हैं, द नंबर ऑफ species are known and described range between 1.7 to 1.8 million। यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछ सकती है। और यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन दे रखी है। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? द नंबर ऑफ एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी बोल्ड वर्ड्स हैं वो देखना, वो उस पर ध्यान देना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, सो इस पैराग्राफ में हमको दो बातें इंपॉर्टेंट मिली, एक बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन और एक जो स्पीशीज का इन्होंने डाटा प्रोवाइड कर रखा है वो। ओके, जब भी हम देखेंगे, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. हम उसको लोकल नेम से जानते हैं, उसके लोकल नेम से उसको पहचानते हैं। These local names would vary from place to place, ये चीज़ें वेरी करती हैं और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती हैं, तो इससे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सपोज आप यहाँ किसी भी लॉयन को हम लोग शेर कहते हैं, मान लो बाहर उसको किसी और नाम से कहते हो, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है। इसलिए हमने सोचा कि इन सब की एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग कर दें। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग कर दें, और इसी स्टैंडर्डाइज नेमिंग करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? नॉमेनक्लेचर कहते हैं। यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रखी है। स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉमेनक्लेचर। ओके, अब उसकी नेमिंग करने के लिए एनसीईआरटी ने यहाँ पे दो बातें दे रखी हैं कि अगर हम उसके नेमिंग हमें करनी है, तो उस नेमिंग करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, करेक्टली वो भी डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू, और उसका नाम उस ऑर्गेनिजम्स की कौन से कैरेक्टरिस्टिक से अटैच है, ये बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। इसी प्रोसेस को, डिस्क्राइबिंग द ऑर्गेनिज्म करेक्टली प्रोसेस को हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। नहीं, प्रॉपरली उसको आइडेंटिफाई करना, प्रॉपरली उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। ओके, सो हमारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स बना रखे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर बना रखे हैं जिससे हम उनको एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड कर पाते हैं जो ऑर्गेनिज्म है। ये एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होते हैं जो भी हम नाम देते हैं। ओके, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं, वो है यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है जो प्लांट्स है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स। साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो एग्रीड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं। यानी उनके एग्रीकल्चर प्रिंसिपल्स क्या है? विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक एब्रिविएशन है, दैट इज आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, अगर हम एनिमल्स की बात करें, साथ साथ एनसीईआरटी ने एनिमल्स के बारे में बता रखा है, तो एनिमल्स के लिए एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN। ओके, सो यहाँ पे हमें बात पता चली कि प्लांट्स के लिए नेम करने के लिए उनके एग्रीड प्रिंसिपल्स के बेस पे हम उनका नाम करते हैं, और कौन नाम उनका रखता है? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ICBN। और एनिमल्स के केस में ICZN इनका नाम रखते हैं, और ये जो नाम होते हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेबल होते हैं। ओके, द साइंटिफिक नेम्स अश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि साइंटिफिक नेम इंश्योर करते हैं कि सबका एक ही नाम हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल टू अराइव एट द सेम नेम। उसके डिस्क्रिप्शन से ही
मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म उसके डिस्क्रिप्शन से, उसके कैरेक्टरिस्टिक से ही उसका नामकरण होता है, तो उसी के बेसिस पे हम किसी कॉमन नेम पे आ सकते हैं. दे ऑल्सो इंश्योर दैट नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म, वो वही सेम नाम किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज ना हो. ओके, यहाँ से एनसीईआरटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ शुरू हो जाता है. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली accepted principles to provide scientific names to known organisms. हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं. ओके, एक होता है जेनेरिक नेम एंड एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, और उसका स्पीशीज का जो नाम है हम कह सकते हैं. द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर. बायनोमियल यानी दो, तो एक उसका जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज का नाम होता है. दो हम नाम यूज करते हैं एक ही ऑर्गेनिज्म को नेम करने के लिए, इसलिए इसको बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. और ये सिस्टम कार्लोस लिनियस ने प्रोवाइड किया गया था. बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एनसीईआरटी का चैप्टर का. is being practiced by the biologists all over the world. The naming using a two-word format was found convenient. इसको convenient फाइंड किया गया. Let us take example of a mango. एक मैंगो का एग्जांपल लेते हैं हम लोग. To understand the way of providing scientific names. Better, the scientific name of mango is written as the Mangifera indica. इसको हम लोग Mangifera indica लिखते हैं. ओके, लेट अस सी हाउ इट इज अ बायनोमियल नेम. हम देखते हैं कैसे बायनोमियल नेम है. इस नेम के अंदर Mangifera जो है वो इंडिकेट करता है जीनस का नाम. Mangifera जीनस का नाम इंडिकेट करता है, और वही इंडिका जो है वो एक स्पीशीज का नाम इंडिकेट करती है. ओके, और स्पेसिफिक एपिथेट जो कि हमने अभी पहले पढ़ा, जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट. अब नॉमेनक्लेचर के यूनिवर्सल कुछ रूल्स होते हैं. अच्छा, इस यूनिवर्सल रूल्स को बहुत लोग याद नहीं कर पाते हैं. मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ इसे याद करने के लिए. सबसे पहले आप प्रॉपरली एक नाम लिख दीजिए. आप Mangifera इंडिका को प्रॉपरली इसकी स्पेलिंग कैसे है, कैसे इस बुक में इसको लिखा गया है, इसी तरह आप इसे लिखें, और उसके बाद आपके रूल्स अपने आप बनते जाएंगे. जैसे इसका पहला रूल है, 4 रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एंड इवन फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स. ओके, सो द बायोलॉजिकल नेम्स, जो पहला रूल है कि हम कैसे बायनोमियल नेम रख सकते हैं, इसका जो पहला रूल है वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली written in Latin language and written in italics. They are Latinized or derived from Latin respective of their origin. यानी इसको हम लोग लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं. पहली चीज, अगर ये इसका ओरिजिन चाहे कुछ भी हो, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उसका ओरिजिन कुछ भी हो, इसको लैटिनाइज्ड किया जाता है, इसको लैटिनाइज्ड इन लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको जब भी हम प्रिंट करते हैं ये हमेशा इटैलिक्स में प्रिंट होता है. ओके, नाउ अगर हम बात करें द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम जो होता है वो जीनस का होता है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पहला नाम होता है फर्स्ट वर्ड वो जीनस का होता है, और जो सेकंड हम लिखते हैं वो स्पेसिफिक एपिथेट को डिनोट करता है. फॉर एग्जांपल Mangifera इंडिका में जो फर्स्ट नेम है Mangifera वो जीनस को दिखाएगा, और इंडिका जो उसका सेकंड कंपोनेंट है वो स्पीशीज यानी स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. दोनों वर्ड जो होते हैं इन द बायोलॉजिकल नेम हैंडरिटन जब भी लिखे जाते हैं तो आप इसको सेपरेटली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए लोग बहुत भूल जाते हैं, सबको याद आता है बस अंडरलाइन, लेकिन सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है. अगर प्रिंट है तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन. इसके लैटिन ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही इसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है. बढ़ते हैं अपने पॉइंट या रूल नंबर 4 की तरफ. जो पहला वर्ड होता है डिनोटिंग द जीनस, जो कि जीनस को दिखाता है, मैंने बताया सेकंड रूल में फर्स्ट वर्ड डिनोट जीनस विद starts with the capital letter. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. while the specific epithet starts with a small letter, it can be illustrated with example of Mangifera indica, जिसके अंदर M जो है वो कैपिटल है एंड I जो इसके अंदर लिखा हुआ है that is small. Okay. Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and it is written in this abbreviated form. Example Mangifera indica Lin. It indicate that the species was described by Linnaeus. यानी जिसने भी उसका नाम दिया है, जिस ऑथर ने भी उसका नाम दिया है, उसका नाम हम लोग एब्रीवेटेड फॉर्म में पीछे लिख देते हैं ताकि रिप्रेजेंट कर सके कि ये जो स्पीशीज है इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द लिनियस. दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस. इससे हमें भी पता चलता है कि जो Mangifera इंडिका है यानी जो मैंगो है उसको पहली बार लिनियस ने डिस्क्राइब किया था. ये भी एग्जांपल क्वेश्चन बन सकता है, और इससे भी इस हाईलाइटेड से भी काफी सारे एमसीक्यू बन सकते हैं. ओके, हमने चारों के चारों हमारे पास जो रूल्स हैं इसको अच्छे से समझ लिया है, इसको आप प्रॉपर्ली याद कर लीजिएगा. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, सबको प्रॉपर्ली स्टडी करने के लिए हम उनका क्लासिफिकेशन कर देते हैं. ओके, तो क्लासिफिकेशन से हम क्या समझते हैं, क्लासिफिकेशन इज द
क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। यानी क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अलग अलग चीज़ों को कन्वीनियंट कैटेगरीज के अंदर डाल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। द मोमेंट वी यूज दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स, हमारे दिमाग में कुछ कैरेक्टर्स आ जाते हैं विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अगर हम एक डॉग के बारे में सोचें तो ऑब्वियसली हम डॉग के बारे में सोचेंगे, कैट के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर हम अल्सेशियन के बारे में सोचें, अल्सेशियन इज जर्मन शेफर्ड एंड वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जर्मन शेफर्ड की बात कर रहे हैं। सिमिलरली सपोज अगर हम मैमल्स के बारे में सोचेंगे तो हम उनके बारे में सोचेंगे जिनके एक्सटर्नल ईयर होंगे और बॉडी के ऊपर हेयर होगा, ये मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लाइकवाइज अगर हम वीट के बारे में सोचेंगे तो वी आर, हमें दिमाग में वीट की इमेज आएगी। तो डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट एनिमल्स, ये क्या है? ये कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं वी यूज टू स्टडी। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। ओके, सो टैक्सा क्या होता है? टैक्सा इज समथिंग जिसको सोच के, जिसके बारे में अगर हमें कोई बताए तो हमारे पास एक रिलेटेड इमेज बन जाए उसकी, दैट इज नोन एज टैक्सा। फॉर एग्जाम्पल राइस की, मैमल की, वीट की, प्लांट की, एनिमल्स की, अगर हम इनका नाम लेंगे तो हमारे पास एक इसका कुछ कैरेक्टर, सर्टेन कैरेक्टर्स हमारे पास दिमाग में आ जाएंगे, उनको हम लोग टैक्सा रेफर करते हैं। एंड टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, प्लांट भी एक टैक्सा का फॉर्म है, वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स भी यहाँ पर एक टैक्सा है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स ऑल ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। उनके कैरेक्टर्स के बेस पे उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा पे रख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे रख सकते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी, यानी उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम उनको अलग अलग टैक्सा के अंदर, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर जो क्लासीफाई करते हैं, दैट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। सी क्लासिफिकेशन यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है। सो क्लासिफिकेशन इज अ जनरल टर्म, बस साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं जो एक्सटर्नल, यहाँ से भी एनसीईआरटी का प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द, देखो एनसीईआरटी यहाँ पे बताती है द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज। जो आज की मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज होती हैं उसका बेसिस क्या है? तो चार बेसिस एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, दैट इज एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, राइट, डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप डाइस की फॉर्म में याद रख सकते हैं, DICE। DICE कैसे? आप डी से रख सकते हैं डेवलपमेंट, आई से रख सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, सी से आप रख सकते हैं ecological. So ecological has C, so you could remember easily at ecological is something, and finally E जो है उससे आप external structure याद रख सकते हैं। तो ये चार जो हैं ये basis of modern taxonomic studies है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये चार चीज़ें जो हैं ये basis of modern taxonomic studies हैं। ओके, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक टू टेक्सोनॉमी। ये एनसीईआरटी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, ये चार प्रोसेस दे रखे हैं एक बेसिक टेक्सोनॉमी के लिए। बेसिक टेक्सोनॉमी यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर रखने को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो उसके अंदर उस टेक्सोनॉमी को, इस मतलब टेक्सोनॉमी को करने के लिए जो बेसिस है वो चार प्रोसेस है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। हम जब भी हमें पास कोई मिलेगा तो उसके कैरेक्टर्स को हम लोग लिस्ट कर लेंगे, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन, यानी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैरेक्टर्स किसी और से क्या मिलते हैं। देन क्लासिफिकेशन, फिर हम उसे क्लासिफाई करेंगे प्रॉपरली किस ग्रुप में से जाना चाहिए। एंड फाइनली इसका नाम रख दिया जाता है, नॉमेनक्लेचर यानी नाम रख दिया जाता है, राइट। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, ये कुछ नया नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली विद द रेफरेंस टू देयर ओन यूज। उसके खुद के यूज के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के खुद के यूज के लिए वो जानने के इच्छुक रहते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, राइट। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ द वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशंस जो हैं वर बेस्ड ऑन द यूजेस, वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का हमारे लिए क्या यूज हुआ करता था, उसी की बेसिस पे हम लोग पहले के जो क्लासिफिकेशन हुआ करते थे वो इसी के बेस पे हुआ करते थे कि हमारा उस एनिमल या फिर उस ऑर्गेनिज्म से हमारा क्या यूज है, क्या वो हमारे लिए फूड का काम करता है, क्या वो हमारे लिए क्लोथिंग का काम करता है, क्या वो हमारे लिए शेल्टर का काम करता है। ओके,
राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversities but also the relationship among them. Human beings जो होते हैं वो since long not only interested in knowing more and about different kind of organism and their diversities but also the relationship between them, यानी हम ना ही उनके बारे में जानना चाहते थे, बस उसमें हम उसके अंदर कुछ रिलेशनशिप भी उनके बीच में इस्टेब्लिश करना, उसके अंदर कुछ रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना चाहते थे। ये ब्रांच जो होती है स्टडी और द ब्रांच दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक्स। इसी ब्रांच की स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यानी प्रॉपरली हम देखते हैं द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरी लाइन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल प्ले करती है। जो वर्ड है सिस्टमैटिक्स इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा से डिराइव हुआ है विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिजम्स की सिस्टमैटिक अरेंजमेंट उनके ग्रुप्स के अंदर। लिनियस ने सिस्टमा नेचुरा Linnaeus used Systema Natura as the title of his publication। तो लिनियस कार्लोस लिनियस जिसकी हमने बात अभी कुछ टाइम पहले करी थी, इन्होंने भी अपनी जो बुक पब्लिश करी थी इसका जो पहला नाम इन्होंने रखा था, पहली बुक का जो नाम रखा था अपना, दैट वाज द सिस्टमा नेचुरा। इन्होंने इसका नाम यही रखा था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स फॉर लेटर एनलार्ज टू include identification, nomenclature and classification। systematics ये भी एक important line है। systematics also takes into account evolutionary relationship between organisms। यानी अगर हम किसी भी organism को एक systematic arrangement की तरह उसको properly उनकी कैटेगरीज को उनको अलॉट करें, यानी उन कैटेगरीज के अंदर हम सिस्टमेटिकली किसी ऑर्गेनिजम्स को रखें, तो उन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, यानी पहले इनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें क्या रिलेशन था, क्या इनके एंसेस्टर्स सेम थे, उसके बारे में भी हमको नॉलेज मिलती है। इस पॉइंट से ये क्लियर होता है। ओके, नाउ मूविंग आउट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप। ओके, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं है बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और अ कैटेगरी। यानी क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप नहीं होता है। Classification is not a single step, but it involves hierarchy of steps in which each step is a represent a rank or category। ये वही बात कर रहा है जो हमें पता है कि that is kingdom, फिर phylum होता है, फिर class होती है, order, family, genus and species होता है। तो हमें पता है क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। हमको पहले किंगडम के अंदर चीज़ को डालना पड़ेगा, कौन से किंगडम में आएगा, फिर कौन से फाइलम या डिवीजन में आएगा, फिर कौन से क्लास में आएगा, फिर कौन से ऑर्डर में आएगा, कौन से फैमिली में आएगा। हमें हर स्टेप पे क्या करना पड़ेगा, हर स्टेप पे क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप but it involves hierarchy of steps in which each step represents a rank और कैटेगरी। और हर एक स्टेप जो है यानी कौन सा किंगडम में डालें, कौन से फाइल में डिवीजन में डालें, कौन से क्लास में डालें, ये क्या है, ये सब रैंक ही है, कैटेगरी ही है। क्लास एक कैटेगरी है, फैमिली एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, किसके अंदर रखें। तो इस लाइन का यही मतलब एनसीईआरटी हमें बताना चाह रही है। Since the category is part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। तो हम जो कैटेगरी है दैट किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, ये सब कैटेगरी जो है ये एक टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट है। टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट यानी उसको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उन कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। और इस प्रोसेस को हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, इस प्रोसेस को कुछ देर पहले हमने टेक्सोनॉमी ही पढ़ा था। ये देखिए कुछ देर पहले इसको हमने टेक्सोनॉमी ही पढ़ा था। इसीलिए हम इन कैटेगरीज को टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। और जितने भी कैटेगरीज हैं टुगेदर कंसिडर्ड टेक्सोनॉमिक हायरार्की। टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं, दैट मींस आइए हम पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिक हायरार्की हमसे कहते हैं ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। वो एक यूनिट कहलाई जाती है, क्लासिफिकेशन की एक यूनिट है, क्लासिफिकेशन की एक यूनिट होती है हर एक कैटेगरी। रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली रेफर्ड एज टेक्सॉन, और उसे हम टेक्सॉन कहते हैं, कॉमनली रेफर्ड एज टेक्सॉन। यानी टेक्सॉन या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एक ही चीज है एंड टेक्सोनॉमिक हायरार्की तो पूरी कैटेगरीज है जिसको जो ऑल टुगेदर कंसिडर करती है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, एक चार्ट बना रखा है, ये देखिए ये सारी कैटेगरीज हैं, दीज ऑल आर कैटेगरीज। ये कैटेगरीज में अगर हम देखें तो किंगडम हो गया, फाइलम, डिवीजन, ये सबको हम लोग एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहेंगे। दीज आर टेक्सोनॉमिक हायरार्कीज, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सब एक टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर ही आएगा। और हर एक कैटेगरी को हम लोग पर्टिकुलरली टेक्सॉन कहेंगे। क्लास ये एक टेक्सॉन है, ऑर्डर एक टेक्सॉन है, फैमिली एक टेक्सॉन है, ये टेक्सॉन के अंदर आएगा। और पूरा चीज जो है वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के अंदर आएगा। किंगडम एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी या फिर हायरार्की है, राइट।
बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, सो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज या फिर हायरार्की जो है कैन बी लिस्टेड बाय एन एग्जांपल। सी, लाइक इंसेक्ट्स है। Insects represent a group of organisms sharing common features like three pair of jointed legs. It means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a category or rank. Can you name other such group of organisms? Remember, groups represents categories. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit. यानी ग्रुप जो हम बात कर रहे हैं, कौन सा ग्रुप है, वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। हर एक कैटेगरी एक रैंक को डिनोट करती है कि अगर हमने कोई कैटेगरी उठा रखी है, फॉर एग्जांपल वो कैटेगरी कौन सी है। फॉर एग्जांपल ग्रुप है यानी प्लांट का ग्रुप है, एनिमल का ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, तो वो हमारे पास ग्रुप आ गया। हर एक ग्रुप एक कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज अ कैटेगरी। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, यानी इसके अंदर फिर पर्टिकुलर रैंक्स आती हैं, लाइक किंगडम हमारे पास हो गया, देन वी हैव फाइलम, वी हैव द क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये रैंक डिनोट करती हैं और हर एक रैंक या टेक्सॉन जो होता है वो एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिनोट करता है कि यस दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, स्पीशीज इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, these taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates। ये जो taxonomical groups हैं और कैटेगरीज हैं, ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज हैं एंड नॉट मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये प्रॉपरली अलग अलग है, डिस्टिंक्टेबल है और मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है। Taxonomical studies of all known organisms have led to development of common categories such as kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. All organisms including in the plant animal kingdom have species as the lowest category। ओके, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंक्लूडिंग दोज जो कि प्लांट के अंदर आ रहे हैं या फिर एनिमल के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, हैव स्पीशीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। स्पीशीज की जो कैटेगरी है वो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है, सबसे नीचे आती है स्पीशीज। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। किस बेसिस पे मैं किसी ऑर्गेनिज्म को किसी कैटेगरी के अंदर रखूंगा। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये मैंने बात पहले करी थी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैटेगरी के अंदर रखने के लिए हमको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर की नॉलेज। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज, उसको आइडेंटिफाई उसकी सिमिलैरिटीज क्या है, उनके और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके साथ उनकी क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज है अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म से क्या उसकी आइडेंटिफिकेशन है। आपने उसके कैरेक्टर्स नोट कर लिए, आपने उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कर दिया, फिर आप उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे एंड फाइनली उसका नॉमेनक्लेचर कर देंगे। सो हियर वी एंड्स आवर सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग अपना टॉपिक स्पीशीज से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए एंड होप यू विल डू गुड इन योर लाइफ। थैंक यू एंड बी हेल्दी। Thanks for watching and please subscribe to this channel.